नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या कुछ खास रहेगा सौदा आपका में। सबसे पहले हमारा फोकस रहने वाला है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग प्राइसेस पर। खुलने वाले कमोडिटी बाजार और कमोडिटी बाजार के खुलते ही हम आपको बताएंगे कहां है कमाई के मौके। हमारे एक्सपर्ट्स आपको देंगे बेहतरीन टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया हम लेकर आएंगे थोड़ी ही देर में, यानी इंट्राडे के लिए एक जोरदार स्टॉक आइडिया। नतीजों पर बजाज फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव बजाज से होगी हमारी बातचीत और साथ ही समीर चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी आपके लिए हम लेकर आएंगे। कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, यानी स्मॉल कैप का सारा बस। सुमित बगड़िया के साथ एफएनओ बाजार में बनाई स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। स्टरलाइट टेक के सीएफओ अनुपम जिंदल से करेंगे कंपनी के नतीजों पर हम बात और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुख कमोडिटी बाजार का। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक से पहले सोने की तेजी पर ब्रेक लग गया है और ग्लोबल मार्केट में ये गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। डॉलर में रिकवरी से भी सोना थोड़ा कमजोर जरूर हुआ है। वहीं एसपीडीआर गोल्ड की होल्डिंग गिरकर 816 टन के स्तर पर आ चुकी है। पिछले एक हफ्ते में इसमें हम लगातार गिरावट देख रहे हैं। चांदी में भी ऊपरी स्तर से दबाव है। इस बीच कच्चे तेल में कल की 2% की जोरदार तेजी के बाद आज दबाव। हालांकि दबाव के बावजूद ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट का दाम $49 के ऊपर है, जबकि नाइमेक्स व WTI क्रूड में $47 के ऊपर कारोबार हो रहा है। कल EIA की इन्वेंट्री रिपोर्ट आई थी और इसका भंडार करीब 47 लाख बैरल गिर गया। हालांकि ओपेक और अमेरिका से क्रूड का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ऊपरी स्तर से दबाव में क्रूड। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में भी कमजोरी है। $1 की कीमत ₹64.40 के पार है। खुल रहा है भारतीय कमोडिटी बाजार। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखते हैं आज किन लेवल्स पर शुरुआत होती है कमोडिटी बाजार की और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ रहने वाले हैं आपको बताने के लिए कमोडिटी बाजार में एकदम विनिंग स्ट्रैटेजी। तो क्रूड की शुरुआत यहाँ पर 3054 का भाव अभी दिख रहा है। अभी खुला है क्रूड 3054 रुपए पर शुरुआत क्रूड की। सोना यहाँ पर गिरावट के साथ खुलते हुए आज सोने में दबाव 28,192 का भाव है। सोने में गिरावट के साथ हो रही है शुरुआत। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी आज गिरावट ही दिख रही है। 37,635 आज एक गैप डाउन ओपनिंग चांदी दिखाते हुए। क्रूड एमसीएक्स 3056 के भाव के साथ बढ़त पर दिख रहा है। क्रूड एमसीएक्स साथ ही नेचुरल गैस में भी आज बढ़त ही देखने को मिल रही है। जब खुले थे तो प्राइसेस एकदम स्टेबल दिख रहे थे, लेकिन अब बढ़त पर। बेस मेटल में कॉपर 387.50 पर मजबूती के साथ खुलता हुआ। वहीं अगर निकल की बात करें तो आज निकल में भी बढ़त के साथ ही हो रही है शुरुआत। कुछ और बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। कॉपर और निकल मजबूत है। एल्यूमिनियम हरे निशान पर मजबूती के साथ खुल रहा है। वहीं लेड भी आज $142.15 के साथ मजबूती दिखाते हुए। जिंक आपकी स्क्रीन पर $176 के साथ पॉजिटिव रुझान के साथ आज जिंक भी खुल रहा है। एग्री स्पेस में अभी शुरुआत। सोयाबीन का हम प्राइस देखेंगे किस तरफ से बढ़ रहा है। मस्टर्ड है आपकी स्क्रीन पर, लेकिन अभी हम यहाँ मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। लेकिन क्रूड पाम ऑयल बढ़त पर खुल रहा है। हरे निशान पर क्रूड पाम ऑयल है। सोया ऑयल में दबाव $631.35 के भाव। मसाले में जीरा और टर्मरिक, जीरे और हल्दी में तेजी के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन धनिया आज दबाव के साथ खुलते हुए ₹491 का भाव धनिया में देखने को मिल रहा है। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। बेस मेटल्स में हम अच्छी खासी आज बढ़त देख रहे हैं, लेकिन एग्री स्पेस में चना मजबूती के साथ खुलते हुए। बार्ली में दबाव दिख रहा है आज। यहाँ पर आज गिरावट के साथ 1417 के भाव के साथ शुरुआत हो रही है। वहीं गेहूं 1665 के भाव के साथ खुल रहा है। तो खुल चुके कमोडिटी बाजार। अब हम अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, पूछेंगे कि कैसी हो आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ कावी कॉम ट्रेड के हिमांशु गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। हिमांशु जी नमस्ते। सोने और चांदी में आज क्या करें? गिरावट बढ़ेगी या खरीदारी का मौका आप देख रहे हैं हिमांशु? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए ऑलरेडी हमने पिछले लगभग 1 से 1.5 हफ्ते में एक लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी, जो कि हमारा मानना है कि एक करेक्टिव रैली है।
डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के चलते ये जो रैली हमने देखी लास्ट वीक, हमने देखा कि यूएस की तरफ से जो इन्फ्लेशन के आंकड़े थे वो काफी कमजोर आए थे। उसके बाद लगातार गोल्ड और सिल्वर में एक रिकवरी बनी थी। लेकिन अब मार्केट एक अच्छा शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मार्केट्स में 1245 1248 डॉलर पर बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है और हमारा मानना है कि यहाँ से मार्केट दोबारा दबाव में आ सकता है। इसलिए आज के सेशन में थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे। आज शाम को ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी मीट है और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस भी है जहां पर थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। थोड़े अगर कोई उछाल मिलता है तो उसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। गोल्ड में 28,280 के लेवल्स पे सेल करने की सलाह रहेगी 28,080 तक के टारगेट्स के लिए और 28,380 का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ सिल्वर में भी 37,800-850 की रेंज में सेल इनिशिएट किया जा सकता है 37,350 तक के टारगेट के लिए और 38,080 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कि यूएस से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कहीं ना कहीं थोड़े से सप्लाई को कम दिखाते हुए कच्चे तेल में अभी आप क्या नजरिया रखते हैं? हालांकि ओपेक से कोई क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है, वहां से सप्लाई ओवर सप्लाई की स्थिति बनी हुई है। अभी आप कच्चे तेल में क्या करना चाहेंगे हिमांशु? देखिए, अगर ब्रॉडर फंडामेंटल्स की तरफ नजर डालें तो सभी फंडामेंटल्स चाहे वो शेल की तरफ से प्रोडक्शन लेवल्स में लगातार बढ़त है और जो जैसा कि अभी रिपोर्ट इसी हफ्ते में रिलीज हुआ है लगातार 8वें महीने यूएस की तरफ से शेल प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर ओपेक की बात करें तो ओपेक के मेंबर्स भी अब की बार लोअर कंप्लायंस दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं जहां पर लीबिया और नाइजीरिया जैसी कंट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हालांकि इस सब के बावजूद कल के सेशन में हमने देखा कि लगातार तीसरे वीक इन्वेंट्री लेवल जो यूएस की है वो गैसोलीन और क्रूड की गिरावट देखने को मिली और इस सब के चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम बना है जो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक से दो दिन के लिए कंटिन्यू रह सकता है। इसलिए ट्रेडिंग के लिहाज से मैं खरीदारी की सलाह दूंगा आज के सेशन के लिए 3,030 के लेवल्स पे लॉन्ग इनिशिएट किए जा सकते हैं 3100 तक के टारगेट्स के लिए और 3,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी बाजार जो है वो नेगेटिव है और ऊपरी स्तरों पर दोबारा से बिकवाली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, और इसलिए आप अभी कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए, वो बेहतर रणनीति होगी। आस्था जी नमस्ते, स्वागत है आपका। सरसों में आपकी सलाह जानना चाहेंगे, क्या करें सरसों में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। सरसों की बात करें तो फंडामेंटल्स अभी भी यहाँ पे इतने स्ट्रांग नहीं है। फंडामेंटल्स में जिस तरह से इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने की उम्मीद है वहीं इंपोर्ट्स भी काफी स्ट्रांग हुए हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में एक दबाव हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। स्टॉक लेवल्स की बात करें तो वो भी काफी अच्छे स्टॉक लेवल्स अभी बने हुए हैं। तो ऑल टुगेदर प्राइसेस में यहाँ पे मैं एक सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। अगस्त वायदे की बात करें तो 3700 के स्तर पर सेलिंग की सलाह रहेगी सरसों में 3750 के स्टॉप लॉस के साथ 3640 के टारगेट के लिए। सेकंड कॉल मेरा धनिया में रहेगा। एनसीडीएक्स के अगस्त वायदे में सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। धनिया की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पे इसमें एक और कमजोरी का यहाँ पे संकेत आता हुआ दिख रहा है जिसकी वजह से फर्दर फॉल हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। अगस्त वायदे में सेलिंग की सलाह रहेगी 5025 के स्तर पर 5200 के स्टॉप लॉस के साथ 4820 के टारगेट के लिए। आस्था, वैसे मसालों में हल्दी और जीरे में अभी आप किस तरह का एक्शन देख रही हैं? हल्दी और जीरे की बात करें, बेसिकली जीरा काफी स्ट्रांग बना हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड अगर इसने 20,200 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इस कमोडिटी को अगर वो ब्रेक किया तो एक नया हाई हमें इस कमोडिटी में देखने को मिल सकता है। इसीलिए कोई भी डिप्स आते हैं तो मैं यहाँ पे तेजी की सलाह जीरे में देना चाहूंगी। वहीं हल्दी की बात करें तो थोड़ी सी मंदी हमें इस काउंटर में हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है, इसलिए हल्दी में मंदी की सलाह रहेगी। वहीं जीरे की बात करें तो तेजी की सलाह देना चाहूंगी। 20,400 के टारगेट के लिए 19,900 के स्तर पर बाई किया जा सकता है। हिमांशु जी, बेस मेटल्स, आज तमाम बेस मेटल्स जो हैं हरे निशान में खुले हैं, आपको कौन सा पसंद आ रहा है, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, बेस मेटल्स में हमने ऑलरेडी पिछले 2 दिन में बहुत अच्छी खासी वीकनेस आते हुए देखी है। करेक्शन ब्रॉडर मेटल्स पैक में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि कॉपर एक ऐसा काउंटर है जो जिसमें थोड़ा सा करेक्शन की गुंजाइश अभी भी बनी हुई है। जिस तरह से लगातार इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है आज के सेशन में भी। 389 के लेवल्स पे सेल पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है 384 तक के टारगेट्स के लिए और 391 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। हिमांशु, रुपए पर भी आपका व्यू समझना चाहूंगी। ओवरऑल करेंसी मार्केट में अभी आप किस तरह के ट्रेंड पर नजर बनाए हुए हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में रुपए में लगातार एक तेजी बनी हुई है और स्पॉट लेवल्स में 64.40 के लेवल्स पे एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है यूएसडी आईएनआर में। तो यूएसडी आईएनआर में सेलिंग की सलाह रहेगी 64.40 के लेवल्स पे 64.52 के स्टॉप लॉस के साथ
और 64.25 तक के लेवल्स इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच हिमांशु जी और साथ ही में आस्था जैन, आप दोनों का धन्यवाद। आपने वक्त निकाला कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ और हमें बताई स्ट्रैटेजी। और इसी के साथ सौदा आपका में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी वापस आ रहे हैं, ब्रेक के बाद इक्विटी बाजार पर रहेगा हमारा फोकस। आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और समित चौहान हमारे मार्केट एक्सपर्ट आपको बताएंगे निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और अब बात करते हैं आज के तत्काल ट्रेड आइडिया की। कौन सा वो एक स्टॉक है जिसमें आपको लेना चाहिए तत्काल ट्रेड, हमारे एक्सपर्ट का एक जोरदार आइडिया। और आज का तत्काल ट्रेड आइडिया किरण जाधव लेकर आए हैं आपके लिए। और किरण के मुताबिक ग्रेफाइट इंडिया में है खरीद की सलाह, बाय ग्रेफाइट इंडिया। लक्ष्य 212 पर रखिए नजर, स्टॉप लॉस 188 का। बाय ग्रेफाइट इंडिया इंट्राडे के लिए तत्काल ट्रेड आइडिया किरण जाधव का। तो बाजारों ने आज बढ़त पर जरूर शुरुआत की, लेकिन उस बढ़त से थोड़े से स्लिप करते हुए नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो अब यहां पर 16 अंकों की बढ़त बची हुई है। 31,970 यानी 32,000 से नीचे आते हुए हम देख रहे हैं सेंसेक्स को। वहीं निफ्टी में 9,900 के स्तर को मेंटेन करने की कोशिश, मामूली सी बढ़त के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। मिड कैप में 15 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। वहीं बैंक निफ्टी में अच्छा खासा दमखम नजर आ रहा है। 61 पॉइंट्स की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहे हैं, यानी 970 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके सामने 695 शेयर है जहां आपको फिलहाल अभी गिरावट देखने को मिलेगी। तो बढ़त आज कहां से आ रही है? बैंक का सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए एक्सिस बैंक जो है टॉप मूवर बना हुआ। एक्सिस बैंक, ओएनजीसी में भी अच्छी खासी बढ़त। अब ओएनजीसी जो एचपीसीएल में खरीदेगा, सरकार की हिस्सेदारी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया और इसके बाद आज हम ओएनजीसी को बढ़त में देख रहे हैं। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में भी पॉजिटिव जोन में कारोबार। अंबुजा सीमेंट, कोल इंडिया, एसीसी, ये कुछ स्टॉक्स है जहां आज पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा है। दबाव में आज नजर आ रहे हैं टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स, जहां पर आज गिरावट नजर आ रही है। सौदा आपका में मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के चीफ एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी जो है आज बहुत संभल रहा है। कल हमने इसे काफी तेज भागते हुए देखा, आज थोड़ा सा सुस्ताने की कोशिश। और इस जोन में अभी आप क्या कॉल देंगे, क्या ट्रेड लेंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट 150 पौने 200 पॉइंट की जो रैली आई है निफ्टी में 9720 सरपास करने के बाद, इसमें हमने ज़्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग्स, इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग्स में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया है। हमारा जो कॉशियस स्टांस है विद अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वो अभी भी वैसे के वैसे इंटैक्ट है, भले यहाँ से 50-100 पॉइंट और निफ्टी ऊपर जाए। हमारी सलाह यही है क्लाइंट्स को कि ये रैली आप यूज़ कीजिए एटलीस्ट इंडेक्स स्पेसिफिक लॉन्ग्स एग्जिट करने के लिए और साइडलाइंस में रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिकेशंस है मार्केट ओवर स्ट्रेच्ड हुआ है। मोमेंटम है फिलहाल, आपको इसमें थोड़ी बहुत मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट विद अ ब्रॉडर व्यू ऊपर की तरफ आपको प्रॉफिट बुक करने हैं। फिलहाल तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाइए जिसमें एक अच्छे खासे आउट परफॉर्मेंस देख रहा है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो वही स्ट्रेटेजी हम फिलहाल मेंटेन कर रहे हैं। और एज फार एज इंडेक्स इज कंसर्न हम लोग लॉन्ग साइड पे यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं लेना चाहेंगे। अगर कुछ पोजीशन लेनी है तो सेल साइड में होगी। वो 9870 का लो अगर ब्रेक होता है तो वहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट होगा, तो एक कंडीशनल सेल होगा, या फिर ऊपर की तरफ अगर आपको हायर पॉइंट्स के आसपास मिलता है तो फिलहाल यही स्ट्रेटेजी हम मान के चलेंगे और इंडेक्स पे कॉशियस व्यू हमारा मेंटेन रखेंगे।
तो क्या समित आप बैंक निफ्टी पर भी कॉशियस रहेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए है। आज जब निफ्टी अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी में बढ़त नजर आ रही है। इस बढ़त में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए प्रियंका, लास्ट 3 दिनों में हमने बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस देखा है। जब से एक इंडेक्स हैवीवेट आईटीसी ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है, तो क्लियरली बैंक निफ्टी ने संभाला है निफ्टी को, और उसके चलते हमने कल भी रिकवरी देखी थी। आज भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, बट स्ट्रैटेजी मोरलेस सेम होगी। दो आज एक्सिस बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमारा मानना है कि आप अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो ये रैलीज में ज्यादा एग्रेसिवली आप लॉन्ग साइड पे मत रहिए। जैसे जैसे प्रॉफिट्स मिलते हैं लेते जाइए, क्योंकि हम जनरली देखते हैं एक्सटेंडेड मूव्स में ऐसे ही होता है, और अभी थोड़ा बहुत मार्केट में यूफोरिक सिचुएशन आना चालू हो गया। सो ऐसे सिचुएशन थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। प्रॉफिट जैसे मिलते हैं, मेरे ख्याल से प्रॉफिट लेना चालू करना चाहिए। एटलीस्ट आपकी एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी मार्केट में अभी रहनी चाहिए। आज ऑयल एंड गैस हमें पॉजिटिव जोन में दिख रहा है समित, और खासतौर पर ओएनजीसी पर बात करना चाहूंगी। अब ये एचपीसीएल में गवर्नमेंट के स्टेक को खरीदने की जो इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है, आज ओएनजीसी में बढ़त है। इस बढ़त को आप टेक्निकल चार्ट्स में कैसे देख रहे हैं ओएनजीसी के लिए? देखिए, लास्ट 4 महीनों में हमने देखा है कि क्लियरली ओएनजीसी ने अंडर परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स को, और कहीं ना कहीं लास्ट 3-4 वीक से हम देख रहे थे 150-155 जो उसके हायर डिग्री पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स थे, उसके आसपास वो कंसोलिडेट हो रहा था। अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद लास्ट 2-3 दिन में हमने कुछ इंडिकेशंस देखे हैं, पॉजिटिव ट्रैक्शन देखा है, वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ चुकी है। आज हम एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देख रहे हैं 164 के ऊपर, तो ये रैली और एक्सटेंड होगी। फिलहाल तो इसको बाउंस बैक रैली बोली जाएगी, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस दिखा है। तो फ्रॉम करंट लेवल एटलीस्ट ये एक्सटेंड होगी 172-174 के लेवल तक। पॉजिटिव बायस ही ट्रेड करना चाहिए, और नीचे की तरफ 164-162 के अभी अच्छे खासे सपोर्ट बन गए। और एचपीसीएल में आज गिरावट है, क्योंकि इन दोनों स्टॉक्स को आज एक ही साथ देखा जाएगा, तो इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या करने की सलाह देंगे जिनके पास एचपीसीएल है, क्योंकि अब ओएनजीसी यहां से सरकार के स्टेक खरीदने वाली है, तो आप एचपीसीएल में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए प्रियंका, 1.5-2 वीक पहले एचपीसीएल हमें लग रहा था कि 345-346 का इसका हर्डल बन गया है और वो इतना इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, बट हमने देखा है एक डिसाइसिव ब्रेकआउट, वॉल्यूम एक्टिविटी जैसे इसमें बढ़ चुकी थी। 3 दिनों में ये स्टॉक ने नियरली 12-15% की एक रैली दी थी। उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है उसके प्रीवियस हाइज के आसपास आने के बाद, तो हमें लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन और कंटिन्यू रहेगा। 388-390 ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो अभी जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ये स्टॉक में कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। और लोअर साइड पे अगर देखें तो 360-358 के अभी काफी अच्छे सपोर्ट बन गए हैं। और अब रुक करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर का। पॉजिटिव जोन में ये भी नजर आ रहे हैं, वरुण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण, बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जो बस कर रहे हैं आज छोटे शेयरों में? देखिए, खबरों के चलते आज एस्टेक लाइफ ये एक ऐसा काउंटर है जो आज का स्टॉक परफॉर्मर बेहतरीन तेजी देखने मिल रही है, क्योंकि गोदरेज एग्रोवर्ट ने दरअसल आईपीओ के लिए फाइल कर दिया। उसका फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ, और इसी तरह एटलस साइकिल और एल प्रो इन काउंटर्स में भी खबरों के चलते आज अच्छा खासा एक्शन देखने मिल रहा है। वहीं सरकार ने भारत नेट के सेकंड फेज को अप्रूवल दे दिया है। इसके चलते स्मार्ट लिंक, डी लिंक, शॉपिफायर, ये तमाम वो ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज जम के खरीदारी देखने मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो शुगर सेक्टर में आज अच्छी खासी तेजी है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, राष्ट्रीय, शक्ति शुगर जैसे काउंटर्स में अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। त्रिवेणी में तो करीब 11.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा जो रेलवे स्टॉक्स है वहां भी आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। टेक्स रेल, टीटागढ़ वैगन, स्टोन इंडिया, ये तमाम ऐसे काउंटर्स है, और टेक्स रेल इसमें सबसे आगे करीब 7.5% के आसपास की तेजी। इन स्टॉक्स के अलावा जिनमें आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली उनकी बात करें तो मैस्टेक, आपको याद होगा कल नतीजों के बाद अच्छा खासा जंप देखने मिला था, आज भी रैली कंटिन्यू होती हुई। जीवीके पावर, ब्रुक्स लैब, इसके अलावा टीबीजेड, हिल्टन मेटल, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज जम के खरीदारी देखने मिल रही है। लेकिन लूजिंग एंड पे है टिन प्लेट, सेलिब्रिटी फैशन, मुनाफा वसूली हो रही है यहाँ, मनाली पेट्रो और भूषण स्टील, ये वो तमाम ऐसे काउंटर्स है जिनमें आज बिकवाली हावी है। और फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद समित चौहान की ट्रेडिंग टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए।
खासा लाल निशान में स्लिप करते हुए सेंसेक्स में दबाव 23 अंकों का, वहीं निफ्टी में भी अब दबाव आ चुका है। 9,890 के साथ कारोबार हो रहा है। मिड कैप स्पेस में भी 10 अंकों की गिरावट है। मेरे साथ समित बने हुए। समित, निफ्टी में तो आप बहुत कॉशियस स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन आपने कहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर रहनी चाहिए नजर, तो कौन से वो स्टॉक हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं? जी हाँ, 3 स्टॉक्स होंगे, जिसमें से 2 बाय साइड पे, 1 शॉर्ट साइड पे रहेगा। बाय जस्ट डायल पे रहेगा, जिसमें लास्ट 2-3 वीक से हम बताते आ रहे हैं कि लोअर साइड में 350 के आसपास ये स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग आ रही है, और आज हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी है। तो जस्ट डायल में हमारी बाइंग की स्ट्रेटेजी होगी फॉर टारगेट ऑफ 400, स्टॉप लॉस 365 होगा। दूसरा बाय ब्रिटानिया में होगा, जो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। तो इसमें बाय की स्ट्रेटेजी होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 3780, टारगेट 3920, और सेल कॉल होगा वो इंडिगो के पे होगा। ऑफ लेट हमने ओवरऑल एविएशन स्पेस में एक अच्छा खासा अपमूव देखा है, बट लास्ट 1-2 वीक से थोड़ा बहुत इनमें कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो इंडिगो में हमारी स्ट्रेटेजी सेल साइड पे रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 1210, स्टॉप लॉस 1248। धन्यवाद समित, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। बढ़ते हैं आगे। जून तिमाही में बजाज फिनसर्व ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। कंपनी की आय करीब 26% बढ़कर 6,581 करोड़ रही है, जबकि मुनाफा 22% बढ़कर 655 करोड़ रहा है। कंपनी के जनरल इंश्योरेंस कारोबार में अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस कारोबार के मुनाफे में थोड़ी कमी आई है। तो नतीजों की बारीकियों को समझते हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी संजीव बजाज जुड़ रहे हैं। मिस्टर बजाज, बहुत स्वागत है। अच्छा रहा है क्वार्टर ओवरऑल जो नजर आ रहा है। प्लीज टेक अस थ्रू योर परफॉर्मेंस और बताइए कहां आप देख रहे हैं, कहां से सपोर्ट मिला है इस क्वार्टर में? थैंक यू। जैसे आपने बताया, वी अगेन हैड अ वेरी स्ट्रांग फर्स्ट क्वार्टर एट ए कंसोलिडेटेड लेवल। द टोटल रेवेन्यू एट बजाज फिनसर्व इज अप 26% to 6,581 crore, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रही है, दिस हैज ग्रोन एट 22% to 655 crore। हमारे जो 3 मेन ऑपरेटिंग बिजनेसेस है, बजाज फाइनेंस कंटिन्यूज टू ग्रो स्ट्रांग एंड सपोर्टेड लार्जली इन दिस क्वार्टर बाय इट्स कंज्यूमर फाइनेंसिंग बिजनेस। So here again, revenue has grown 39% to 3,165 crore, and profit after tax, I'm happy to report, is an all-time high for the quarter, 42% growth to 602 crore. So very strong quarter for Bajaj Finance. In the same way, for our general insurance company, we've seen a growth across lines, and the result of that is that our gross premium is up 29% to almost 2,000 crore. While profit after tax has grown 60% growth to 213 crore. The life business जो हमारी थोड़ी स्लो चल रही थी 2 साल पहले तक, that is again continuing to grow well. We have seen new business premium grow 18% to 683 crore, and total premium grow 15% to 1,154 crore. So across these 3 operating businesses, and because of that at the consolidated level, we have seen a very strong first quarter. मिस्टर बजाज, मुझे ये समझाइए कि जीएसटी की वजह से क्या हमने कुछ असर देखा है आपके कारोबार में? कुछ प्री बुकिंग्स हुई हैं, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है? जीएसटी का इंश्योरेंस पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन हमारी जो फाइनेंस बिजनेस है, तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में काफ़ी डीस्टॉकिंग हुई है जून में, एंड उसके कारण जून में वी सॉ मच हायर ग्रोथ। जुलाई फर्स्ट वीक करीब पहले 10 दिन में ग्रोथ वाज मच लोअर। That is now started picking up again. तो हमारे हिसाब से I think by end of the month or by next month that should start normalizing again. और आप एसएमई सेक्टर में किस तरह का लोन ग्रोथ देख रहे हैं? एसएमई सेक्टर में हम कॉन्शियसली लास्ट ईयर से थोड़ा स्लो जा रहे हैं, just because of all the changes, first demonetization, अब GST. So we want to be cautious. Our growth has been in the mid-teens in the first quarter, and we will continue to be cautious over the next couple of quarters as we see this sector aligning themselves to GST. ये couple of quarters की इसमें कुछ noise हो सकती है. I think it is good to be careful, क्योंकि उसके बाद just bringing them all into the formal sector will give us strong growth. और अभी हम जिस तरह से इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, मिस्टर बजाज, आपको जाने देने के पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या रेट कट की उम्मीद आपको भी है?
मेरी उम्मीद तो पक्का है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन हैज कम डाउन, ये रीसेट होगी, बिकॉज फ्रॉम सितंबर द बेस इफेक्ट निकल जाएगी, बट इवन देन आई एम टोल्ड फ्रॉम 1.5% करीब 2.5 से 3% इन्फ्लेशन हो सकता है, विच इज वेल विद इन रेंज. I am hoping that the RBI takes all this into account and give us a strong 50 bips rate cut. और एक कोई ऐसे रेट कट से पूरी इकोनॉमी बढ़ती नहीं है, but on the other hand, each of these actions play their part, and I'm hoping that we see some positive news coming up soon. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजीव बजाज हमारे साथ है। बजाज फिनसर्व के नतीजों पर बात हो रही थी और उनका कहना है कि माहौल जिस तरह का है, रेट कट बिल्कुल कंड्यूसिव है और होना भी चाहिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में स्ट्रैटेजी लेकर आएंगी हर्षदा सावंत, उनके साथ जुड़ेंगे सुमित पकड़िया और अमित हर्षिकर। आगे कल की तेजी के बाद सुस्ती के मूड में बाजार, निफ्टी 9,900 के आसपास, निजी बैंक, ऑयल एंड गैस और सीमेंट शेयरों में हल्की बढ़त। आवास की खबर पर मोहर, एचपीसीएल में सरकारी हिस्सा खरीदेगी ओएनजीसी, 28,000 करोड़ में होगा सौदा, एचपीसीएल बनी रहेगी लिस्टेड कंपनी। आवास की एक और खबर पर लगी मोहर, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा पूरा देश, भारत नेट फेज 2 में 1.5 लाख गांवों तक पहुंचेगा इंटरनेट, प्राइवेट कंपनियां भी होंगी शामिल। और आज शाम आएंगे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, जीआरएम बढ़ने की उम्मीद, कल होने वाली एजीएम पर भी रहेगी सबकी नजर। विप्रो, बजाज ऑटो और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों का भी इंतजार, बजाज ऑटो और कोटक से अच्छे नतीजों की उम्मीद, लेकिन विप्रो की डॉलर आय पर दबाव संभव। और आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति, अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी वोटों की गिनती, शाम 4 बजे तक नाम का ऐलान होने की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। आज का सौदा लेने से पहले एक बार आप हमसे बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आपने फोन लगाना है या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और बाजार की चाल पर एक बार नजर डाल लेते हैं और हमारे जानकार आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। 9,899 9900 के आसपास, इनफैक्ट 9900 पर एक बार फिर निफ्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर लगातार हमने देखा मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल सेंसेक्स का ध्यान रखें तो करीब 13.2 पर है। बैंक निफ्टी पिछले 3 स्ट्रेट सेशंस में लगातार तेजी दिखा रहा है। आज भी आप देखेंगे 72 अंकों की बढ़त पर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स में 12 पॉइंट का ही उछाल देखने को मिला। आज ऑफ कोर्स अलग अलग स्टॉक्स हैं फोकस में। बैंक्स में हमने देखा है कुछ एक्शन है, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों में, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। आरआईएल नतीजों का इंतजार हम कर रहे हैं और ओएनजीसी, क्योंकि ओएनजीसी को एचपीसीएल के लिए ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, वहां पर एक रिलीफ रैली जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बड़े मर्जर से जहां पर ओएनजीसी एचपीसीएल में हिस्सेदारी 51% की खरीदेगा, लेकिन एचपीसीएल एक लिस्टेड कंपनी रहेगी, सरकार के अलावा ज्यादा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। वो स्टॉक आज देखिए एचपीसीएल का फिसलता हुआ, दूसरी तरफ ओएनजीसी में तेजी है, कुछ रिलीफ रैली यहां पर बनती दिखाई दे रही है। आपने क्या ट्रेड लेना है, हमारे साथ हमारे जानकार हैं, उनसे पहले समझते हैं निफ्टी पर राय। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया और साथ ही डेरिवेटिव कॉल लेंगे ए प्लस एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्षिकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। 9,900 पर कुछ तो स्पीड ब्रेकर है, बताइए सुमित, किन लेवल्स को पार करने के बाद आप कन्विंस होंगे कि ये तेजी और बढ़ेगी, 10,000 की तरफ हमारी चाल अब और मजबूत होगी? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। वेल यस, एब्सोल्युटली निफ्टी के अंदर फिलहाल तेजी का ही व्यू बना हुआ है। अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ से इमीडिएटली 9950 के लेवल्स और एक बार 9950 के ऊपर चला गया तो हमें निफ्टी फिर 5 डिजिट में देखने को मिलेगा, यानी 10,000 के लेवल। जब तक ये दोबारा 9850 के नीचे नहीं जाता है तब तक हमें बाय में ही रहना चाहिए। निफ्टी में इमीडिएटली प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। 9850 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। ऊपर में इमीडिएट
9950 9980 के टारगेट होंगे और 9950 के ऊपर मूव देखते ही 10,000 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं और प्रेजेंट लेवल से भी लग रहा है कि इस बार निफ्टी ऊपर जाना चाहिए और 10,000 के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर दिखाना चाहिए। 9850 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 10,000 का तो बेसब्री से इंतजार है। आप देखेंगे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट एडिशन 10,000 के कॉल में हो रहा है जो करीब 60 लाख शेयरों से ज्यादा का है। आज अगर आप देखें करीब 3-3.5 लाख शेयर और जुड़े हैं 10,000 के कॉल में। 9,900 के कॉल में भी काफी एक्टिविटी है और 9800 के पुट में आपको याद होगा कल से राइटिंग हो रही है, यानी कि 9,800 लोगों ने बेस मान लिया है। अमित, आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं इस मार्केट को और 10,000 के कॉल में क्या आप खरीदारी की सलाह देंगे? देखिए, हमें लग रहा है कि बाजार का जो इंटरनल से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है पिछले 2 दिन के गिरावट के बाद, क्योंकि अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें कि करीबन पिछले 4 दिन में निफ्टी में अराउंड 12 से 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट का अनवाइंडिंग हुआ है, जो कि काफ़ी हेल्दी है, जो कि लीवरेज बना था बाजार में और ऑप्टिमिज्म बना था काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। इसी कारण हमारा व्यू निफ्टी पे काफ़ी पॉजिटिव है। हमारा जो लक्ष्य है अराउंड 10,100 जो कि अगले हफ्ते तक आ सकता है, तो व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। अगर बाजार में थोड़ी भी गिरावट आती है तो उसमें ऐड करना चाहिए। मोमेंटम के हिसाब से सलाह होगी कि 9940 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई थी 9850 के पास। उसी सबका स्टॉप लॉस 9940 दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही सबका स्टॉप लॉस क्लिक होगा, निफ्टी में 100 पॉइंट की उछाल आएगी। तो सलाह होगी 9940 के ऊपर आप इनिशिएट करें नेक्स्ट बाय निफ्टी का, और आपका लक्ष्य होगा अराउंड 10,100, आपका स्टॉप लॉस होगा अराउंड 9880 का। चले तो 10,050 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए, अमित हरचेकर भी मान रहे हैं। और 9940 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसके पार निकले बाजार तो शायद हम और तेजी से 10,000 की तरफ छलांग लगाएंगे। इस बीच दर्शकों के सवाल लेना शुरू करते हैं। विवेक कपूर हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। विवेक, हाय, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? गुड मॉर्निंग मैम। मैंने आरबीएल बैंक का मैम 5 का कॉल ऑप्शन लिया है, एक लॉट लिया हुआ है 560 का कॉल आपने लिया है ₹5.50 पर, जो आज करीब ₹6 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमित, इस पर सलाह दीजिए, क्योंकि द डील इज कि आज आरबीएल के नतीजे आएंगे, तो उस लिहाज से यहाँ पर दोपहर में शायद ये और एक्टिव होता दिखाई दे। इनका 560 का कॉल होल्ड करना चाहिए, किसी तरह से हेज करना चाहिए, क्या सलाह होगी? देखिए, हमारा लक्ष्य इस पे 555 का है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि स्टॉक आपको 570 580 तक जाएगा। हाँ, लेकिन जैसे ही स्टॉक 555 की तरफ आता है तो सलाह होगी कि प्रीमियम कॉल का जो भी हो वहाँ पे से बुक करके निकल जाए। 555 के ऊपर ज़्यादा उम्मीद आप ना रखें। तो 555 के आसपास जो भी प्रीमियम है वो आप ले जाएं, वो बेहतर रहेगा। आज नतीजों का भी इंतजार है, तो उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए कि किस तरह से कंपनी ट्रेड करती है और यहाँ से आगे क्या मूव आता है। नतीजों की बात कर रहे हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक, मेरे ख्याल में वो नंबर्स आ रहे हैं, मुनाफा 918 करोड़ का ये फिलहाल कोटक की ओर से पोस्ट हुआ है। 913 करोड़ का, माफ कीजिएगा, ये स्टैंड अलोन आंकड़ा है कोटक का। और कुछ और डिटेल्स आपके लेकर आएंगे कि ब्याज से आय की स्थिति क्या है और साथ ही साथ यहाँ से आगे और कौन से पैरामीटर्स है जिस पर बाजार रिएक्ट करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक सुबह से हल्की सी बढ़त दिखाता हुआ यहाँ पर हमने देखा है माइल्ड गेन्स देखने को मिल रहे हैं। याद रखिए, हमारा अनुमान था मुनाफे के फ्रंट पर कि 1000 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा देखने को मिलेगा। उस लिहाज से कोटक में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस को मिस किया है। 1024 करोड़ का एस्टिमेट लार्जली हमारा था, 1041 करोड़ का ये फिलहाल हमारा अनुमान था। और आप देखेंगे जो परफॉर्मेंस आया है वो करीब 913 करोड़ पर आया है, तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट आंकड़ा जरूर है। कुछ और मैं डिटेल्स ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ वायर्स पर, लेकिन फिलहाल ये प्रॉफिट का ही आंकड़ा सामने निकल कर आया है। साथ ही देखना होगा कि यहाँ से आगे एसेट क्वालिटी की स्थिति कैसी है। स्लिपेजेस के मामले में बैंक ने अपनी स्थिति को और कितना मजबूत किया है और कितना सुधारा है। तो ये एनपीए, इनफैक्ट एनपीए में गिरावट है 2.59% से बहुत मामूली गिरावट, इनफैक्ट फ्लैट ही एनपीए आप ये कहेंगे। 2.58% के आसपास ये आंकड़ा दिखाई दे रहा है। ये ग्रॉस एनपीए की स्थिति है, नेट एनपीए के आंकड़े भी आपके लेकर आएंगे। प्रदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे बैंकिंग एडिटर, और साथ ही साथ विकास सेठी से भी ये कॉल लेंगे। प्रदीप, और क्या देखना चाहिए इस बैंक के परफॉर्मेंस में? तो
एनपीए चूंकि पिछले क्वार्टर में थोड़े बढ़ते हुए नजर आए थे, इस बार ये एक अच्छा संकेत प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, लेकिन मुनाफे के मामले में जैसे कि मैंने कहा एक मिस है। तो अब लोन ग्रोथ और एनआईआई के आंकड़ों पर खास तौर पे नजर होगी, और साथ ही साथ एनआईएम भी, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट एनआईएम वाला बैंक है, तो क्या वो इसको सस्टेन कर पाए हैं या नहीं, मुझे लगता है यही ड्राइवर होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट 5 टाइम बुक पे चल रहा है बैंक। तो ऐसे में ग्रोथ को ही हम प्रीमियम दे रहे हैं, और अगर वो ग्रोथ के आंकड़े अच्छे नहीं हैं, जैसे कि फिलहाल मुनाफा देख के एक बार डर लगता है, तो उसी आंकड़े पर अब इसके आगे की चाल टिकी होगी। क्योंकि हमारा अनुमान, इनफैक्ट एनआईएम प्रदीप 4.4% पर आई है, हमारी उम्मीद 4% से ज्यादा की थी। 4.6% था पिछले क्वार्टर में, जहां तक मुझे याद आता है, तो थोड़ा सा एनआईएम जरूर घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार जो हमने अनुमान देखे थे उनमें ज्यादातर 4.3, 4.4 के आसपास ही चल रहे थे, तो उस लिहाज से उम्मीद के मुताबिक इन लाइन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा घटा जरूर है। तो इसका मतलब शायद यहाँ पर यह है कि सस्ते डिपॉजिट उतने ज़्यादा नहीं दिखाई दिए हैं, या थोड़ी बहुत एग्रेसिवली प्राइस कट करने पड़े हैं, रेट कट करने पड़े हैं इनको लेंडिंग के साइड में। ये संकेत ज़रूर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, और ये इस बार का एक थोड़ा ट्रेंड भी बनता हुआ दिख रहा है कि इस क्वार्टर में मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर रहा है, यानी लोन की रीप्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। क्यू बेसिस पे जब आप देखते हैं तो काफ़ी सारे लोन की रीप्राइसिंग चूंकि फर्स्ट क्वार्टर में होती है, इसलिए फर्स्ट क्वार्टर सीजनली एनआईएम के लिहाज से कमजोर होता है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी डिस्काउंट करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। पर ग्रोथ का आंकड़ा ही फिर सबसे अहम रह जाता है, कितनी एनआईआई में ग्रोथ आई है, कितने लोन में ग्रोथ आई है, ये देखने वाली बात है। इनफैक्ट एनआईआई का आंकड़े का इंतजार जरूर है, लेकिन इस बीच प्रोविजनिंग के जो आंकड़े आए हैं जून तिमाही के लिए, करीब 204 करोड़ की प्रोविजनिंग बैंक ने की है, जो पिछले साल इसी तिमाही में 180 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग के आंकड़े थे। ब्याज से आय में मेरे ख्याल में 2250 करोड़ का आंकड़ा वो इनफैक्ट रेटिफाई करेंगे। ये फिलहाल धीरे धीरे करके नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनआईएम का आंकड़ा 4.4% पर, और जैसे हमने आपको बताया फ्लैट ही रहा है ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, और जैसे प्रदीप कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स मिस है प्रॉफिट के फ्रंट पर 913 करोड़, 2246 करोड़ का ब्याज से आए, जहां पर 2240 करोड़ का आंकड़ा हम उम्मीद कर रहे थे आएगा। तो ये भी ब्याज से आए तो इनलाइन ही है प्रदीप। बिल्कुल इनलाइन है, तो ये फिर कोई खास चिंता मुझे नज़र नहीं आ रही है। लोन ग्रोथ अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में करीब 14 से 15% के बीच रही थी, और हम इस बार भी कमोबेश वही अनुमान लेकर चल रहे थे। तो एनआईआई के आंकड़े को देखकर तो कम से कम लगता है कि वो शायद उम्मीद के मुताबिक ही है, क्योंकि एनआईएम हमारे उम्मीद के मुताबिक चल रही है। यानी इस नतीजे पे अब ये जो मुनाफा आपको थोड़ा सा मिस हुआ है, मुझे लगता है उसकी चिंता बाजार के लिए काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। उसकी वजह क्या है, हालांकि ये देखना अभी भी इंटरेस्टिंग होगा, क्या कोई फ्लोटिंग प्रोविजंस वगैरह किए हुए हैं इस बार बैंक ने या नहीं, तो कोई टेक्निकल वजह हो सकती है। पर ऑपरेशनली अब हम इसको कहेंगे कि कामकाज के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से ये क्वार्टर उम्मीद के मुताबिक ही रहा है और अच्छा रहा है, क्योंकि एनपीएस काफ़ी हद तक कंट्रोल में आते हुए नजर आए हैं। जो हमने सरकारी बैंक कैनरा बैंक के मामले में देखा कि वहाँ पे एनपीए बढ़ गए, अभी भी बढ़ रहे हैं, पर कोटक में ऐसा नहीं है। तो एसेट क्वालिटी को मैनेज करते हुए अच्छी ग्रोथ, इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा बेहतर ग्रोथ इस वक्त इस क्वार्टर में कोटक ने दिखाई है। तो ऑपरेशनली ये आंकड़े बिल्कुल स्ट्रांग है। अब यहाँ से क्या री रेटिंग करने के लिए, अनुमान बढ़ाने के लिए कोई कारण है? अब तक तो ये इनलाइन दिख रहा है, कोई पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज भी नहीं। अब हमारे साथ विकास सेठी, उन्हीं से ये सवाल पूछ लेते हैं। विकास, क्या री रेट की संभावना है इन नंबर्स के बल पर? देखिए हर्षिता, जो नंबर्स आए हैं उसमें जो मेरा अनुमान था उसके हिसाब से देखें तो जो 2-3 चीजें हैं, जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम का आंकड़ा जो था वो बेटर देन एस्टिमेट्स है। फिर जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी है वो आई वाज एक्सपेक्टिंग 2.35%, तो उससे 4.35%, तो 4.4% उससे भी बेटर है। फिर ग्रोस एनपीए में भी थोड़ा जो एस्टिमेट्स थे उससे अच्छा ही है। खाली जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो कमजोर आया है, तो उसमें भी देखना पड़ेगा उसका कारण क्या है। हालांकि जो नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट इन लाइन विद एस्टिमेट्स नजर आते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं दिया है बैंक ने, और बैंक ऑलरेडी एक बहुत अच्छे रिच वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है कंपेयर टू अदर बैंक्स इन द प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस। तो मुझे नहीं लगता इन नतीजों के ऊपर स्टॉक यहाँ से री रेट होना चाहिए, बट एक अच्छा स्टॉक है, एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा, बट मुझे लगता है
अब इसके बाद जो ट्रिगर रहेगा वो आरबीआई की जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रेट कट पे क्या रहता है, तो उसके ऊपर पूरे सेक्टर पे जो रहेगा उसके हिसाब से इस स्टॉक में भी तेजी बननी चाहिए। यहाँ पे मेरी सलाह रहेगी निवेशकों को कि जिनके पास है वो बिल्कुल बने रह सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का बैंक है। बट अगर फ्रेश खरीदारी करनी हो तो फिर अगर कोई गिरावट आती है तो उसमें खरीदारी करने के मौके ढूंढे। ओके, तो अगर नई खरीदारी करनी है तो कुछ टाइम दीजिए, 1000 के नीचे दिखेगा शेयर तब आप लेंगे। अगर आपके पास है बने रहिए। नंबर्स अच्छे हैं, इतने खराब नहीं है। ब्याज से आय इनफैक्ट सीधी हमारी उम्मीद के मुताबिक ही है, उम्मीद पर खरी उतरी है। प्रॉफिट के फ्रंट पर हमने देखा है थोड़ी सी निराशा जरूर हाथ लगी है। 1000 करोड़ से ज्यादा की मुनाफे की हम उम्मीद कर रहे थे, 913 करोड़ पर वो आंकड़ा आया है। लेकिन एसेट क्वालिटी मेरे ख्याल में अब स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। प्रोविजन में भी अब देखेंगे 180 करोड़ से 204 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स है और आपके सामने स्टॉक 1.5% ऊपर। फटाफट एक टेक चेक दीजिए सुमित, चार्ट्स पर स्थिति कैसी दिख रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है बैंक निफ्टी में जो आउट परफॉर्मेंस आया है उनमें निजी बैंकों का एक बड़ा हाथ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, अब क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट हर्षदा, कोटक बैंक के अंदर 1000 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल गया। आई थिंक 1000 के ऊपर आज अगर हमको ये क्लोजिंग और दिखा देता है तो ये स्टॉक के अंदर हमें यहाँ से और तेजी देखने को मिलेगी। और अगर मार्केट्स में भी जैसे कि हम तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी भी ऐसा लग रहा है परफॉर्म ही करेगा। तो आई थिंक आज 1000 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल गई तो 50 से 80 रुपीज का मूव हमें आने वाले 4 से 5 दिनों में या शायद हफ्ते 10 दिनों में ही हमको देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर होल्ड करके चलनी चाहिए। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाय भी बन रहा है। नया इसके अंदर फ्रेश स्टॉप लॉस जो दिखाई दे रहा है 980 लेवल्स का है और ऊपर में टारगेट 1050 1080 ये लेवल्स हमको देखने को मिल सकता है। 980 के स्टॉप लॉस से इसके अंदर फ्रेश बाइंग रिकमेंडेड है प्रेजेंट लेवल्स पे। कोटक महिंद्रा के नतीजों में एक और अपडेट आ रहा है, आपको याद होगा जो 12 बैंक एनसीएलटी या फिर बैंक्रप्सी के लिए रेकमेंड किए गए थे या फिर जो फेरिस्त में शामिल है उसमें से 4 अकाउंट्स में कोटक महिंद्रा बैंक का एक्सपोजर है और वो एक्सपोजर कुल मिलाकर 236 करोड़ के आसपास का है। अब कोटक का ये कहना है कि आईएनजी व्यास का जो मर्जर इन्होंने किया है 2015 में, 2 साल पहले, वहां से वो इनहेरिट किए गए हैं। तो ये फिलहाल एक और डिटेल आता हुआ कोटक की ओर से। उन 12 खातों में 4 में एक्सपोजर है कोटक महिंद्रा बैंक का जो करीब करीब 240 करोड़ के आसपास का है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और हाइलाइट्स आती हैं कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से तो वो आपके सामने पेश करेंगे। और हाँ, अगर आपने स्टॉक में पोजीशन ली है, लेना चाहते हैं और हमसे पूछना चाहते हैं कि क्या बेस्ट किया जाए, इस पर भी हम आपके सवालों के जवाब देंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। फोकस नतीजों पर ही रखेंगे। कुछ देर पहले कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे हमने देखे, स्टॉक 1.5% ऊपर है। लेकिन अब बात करते हैं आज के एक आउट परफॉर्मर की। इनफैक्ट कल का हीरो भी साबित हुआ था ये काउंटर, वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज। जून तिमाही में हमने देखा काफी बेहतर प्रदर्शन रहा है। कंपनी की आय में 23% का उछाल देखने को मिला है, 744 करोड़ पर रही है। लेकिन मुनाफा देखेंगे तो 60% की बढ़त देखने को मिली है, 61 करोड़ पर मुनाफा आया है। और मार्जिन में भी हमने देखा है अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, लगभग 22% के आसपास वो मार्जिन खड़े हुए हैं एबिटा लेवल पर इस तिमाही में। हमारे साथ है कंपनी के सीएफओ अनुपम जिंदल। जिंदल साहब, कांग्रेचुलेशंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और आज तो वैसे भी खबरों के चलते हमने देखा है स्टॉक में और तेजी बनती हुई दिखाई दी है। मुझे बताइए इस पर्टिकुलर क्वार्टर में ऑर्डर बुक कितनी मजबूत हो पाई है? Yes, Sudha, thanks for the compliments. इस महीने इस क्वार्टर में ऑर्डर बुक अगर हम देखें तो ऑर्डर बुक जो है 30 जून को 3140 करोड़ है, जो कि मार्च क्वार्टर एंड पे 3000 करोड़ थी, तो 140 करोड़ की नेट बढ़ोतरी हुई है। एंड रेवेन्यू जो था 744 करोड़ था क्वार्टर का, तो कुल मिला के देखें तो करीब 850 पौने 900 करोड़ का फ्रेश ऑर्डर बुकिंग हमें इस क्वार्टर में मिला है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि प्रोडक्ट जो हमारा अच्छा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है उसमें काफी नए ऑर्डर इनफ्लो हुए हैं। सो दैट हैज बीन ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। और ये पूरे हम देखें पूरे साल सवा साल से ये अच्छा मोमेंटम बिल्ड हुआ है। हमारी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग हो गई है लास्ट 15 महीने में। जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी इस ऑर्डर बुक में फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की संख्या क्या है, या फिर आप क्योंकि वहां पर भी हमने देखा है धीरे धीरे करके कुछ इजाफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक ब्रेकअप अभी नहीं है सुधा इन टर्म्स ऑफ कि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में कितना है, बट अगर हम ट्रेंड देखें जो एक्सपोर्ट्स का बढ़ रहा है, लास्ट क्वार्टर में हमारा ट्रेंड जो रहा है एक्सपोर्ट का 43% रेवेन्यू का एक्सपोर्ट में गया है।
और ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट काफी बढ़ रहा है बिकॉज स्टरलाइट एक ग्लोबल कंपनी है, फाइबर में काफी बड़ी कंपनी है और हमने ये देखा है कि जो हमने मोर देन 100 कंट्रीज को अपना फाइबर सप्लाई किया है, तो धीरे धीरे हमारा शेयर जो है काफी इंप्रूव होता जा रहा है। रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम द सेम कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग। नए मार्केट्स में भी हमारी ग्रिप अच्छी होती जा रही है। चाइना, यूरोप जो हमारे स्ट्रॉन्ग मार्केट हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, प्लस बाकी टेरिटरीज जैसे इस बार मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज में भी हमने देखा है काफी अच्छी ग्रोथ हमें मिल रही है। ओके, मुझे जिंदल साहब मुझे ये बताइए, ये भारत नेट 2 का अब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कई और गांवों में, इनफैक्ट मेरे ख्याल में इन्होंने 3 लाख गांवों की बात की होगी या फिर उससे ज्यादा की, में भारत नेट पहुंचाने का इरादा है। अब आपको इसमें से कितने ऑर्डर्स मिलने की संभावना है? सरकार के साथ आप कितना काम कर रहे हैं? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी? तो सुधा, ये जो भारत नेट है ये एक हमारे ओवरऑल स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। स्टरलाइट वैसे एक ग्लोबल कंपनी है फाइबर एंड फाइबर केबल प्रोडक्ट सेगमेंट में, बट साथ ही हमने 3-4 साल से सर्विसेज बिजनेस में भी अपना एंट्री की है और उसके चलते जो एंड दैट इज मोस्टली फोकस्ड ऑन इंडिया एज अ मार्केट, और वहां भी हमने देखा है कि पब्लिक सेगमेंट जो है उसी के अंदर काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो भारत नेट का जो नया एक्सटेंशन आया है इसमें इमीडिएटली क्वांटिफाई करना मुश्किल होगा कि स्टरलाइट के लिए क्या साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो इट विल क्रिएट अ बिग मार्केट फॉर फाइबर पेनिट्रेशन इन इंडिया। इंडिया जो है, भारत जो है फाइबर मार्केट में काफी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, तो ये डेफिनेटली पुश करेगा फाइबर पेनिट्रेशन को कंट्री के अंदर। भारत नेट 1 में आप ने क्या हिस्सा लिया था? आपके हाथ ऑर्डर्स आए थे? अगर उसी को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश करें तो कुछ कैलकुलेशन आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे क्या? सुधा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। भारत 1 में भी हमने जो हिस्सा लिया था, भारत 1 का एग्जीक्यूशन थोड़े अलग तरह से हुआ है। भारत 1 में गवर्नमेंट ने डिसइंटीग्रेटेड मैनर में फाइबर खरीद के किसी और से कॉन्ट्रैक्ट करा के उसको एग्जीक्यूट कर रही है, तो हमने देखा है उसकी स्पीड काफी स्लो रही है। भारत नेट 2 जो अभी आ रहा है उसका एग्जीक्यूशन हमें अभी समझना है कि किस तरह से कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अगर इंटीग्रेटेड मैनर में करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। सो द साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी कैन बी मच डिफरेंट जो हमने भारत नेट 1 में देखी है। भारत नेट 1 में हमने केबल सप्लाई किया था, विच वाज अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट शेयर इन द कंट्री बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ केबल इन द कंट्री। रफली 40% मार्केट शेयर है, तो उसी प्रोपोर्शन में हमें इंडिया में मार्केट इस भारत नेट 1 में अपॉर्चुनिटी मिली थी। भारत नेट 2 में जैसे और डिटेल आती हैं थोड़ा और क्वांटिफिकेशन करना पॉसिबल होगा, बट अगर हम देखें भारत नेट 2 के अलावा भी काफी अपॉर्चुनिटी भारत में चल रही हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, काफी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। सो ओवरऑल ये जो सर्विस सेगमेंट हमने 2-3 साल 4 साल से स्टार्ट किया है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ हमें दिख सकती है। ऑल द बेस्ट मिस्टर जिंदल, और आगे जब वो डिटेल आएंगे तब हम आपसे समझना भी चाहेंगे कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के लिए फिर कितना यहाँ पर बड़ा मौका है अपने बिजनेस को मजबूत करने का और भारत नेट 2 में हिस्सा लेने का। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। फटाफट स्पीच, क्योंकि हम फोकस करते हैं इस समय के ट्रेड्स पर, हमारे साथ सुमित और अमित हर्चेकर है। सुमित बताइए, इस समय अगर ट्रेड लेना हो फटाफट कौन से स्टॉक्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं? एक्सिस बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आई थिंक वन शुड गो अहेड विद एक्सिस बैंक, क्योंकि ये स्टॉक ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ब्रेकआउट दिखाया है और ये यहाँ से और भी तेजी दिखा सकता है, जिसके अंदर स्टॉक के इमीडिएटली ऊपर में 550 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। 530, 528 के आसपास बाय करें, 515 का स्टॉप लॉस और 550 का टारगेट। दूसरी तरफ डीएलएफ के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आई थिंक डीएलएफ यहाँ से एक तेजी दिखाएगा। डीएलएफ के अंदर प्रेजेंट लेवल्स पे फ्रेश बाई की सलाह रहेगी। बाय डीएलएफ विद अ स्टॉप लॉस टू बी प्लेस्ड एट 199.50 और ऊपर में टारगेट 212, 215। 2 से 4 दिन के लिए दोनों ही स्ट्रेटेजीज है। अमित, आपके ट्रेड्स क्या होंगे? देखिए, पहले तो डेरिवेटिव्स डेटा में हमें कोटक बैंक काफी अच्छा लग रहा है, जिस हिसाब से 980 लेवल्स पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। हमें लग रहा है अभी स्टॉक 1080 की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। सलाह होगी कि 980 के स्टॉप लॉस से इस लेवल पे भी आप कोटक बैंक का फ्यूचर ले सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड होगा वो आईटीसी में होगा। जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ था ऊपरी लेवल पे, हमें लग रहा है काफ़ी इसमें अनवाइंडिंग हो चुका है, तो आईटीसी में यहाँ से अच्छी पुल बैक आ सकती है। सलाह होगी कि 285 के स्टॉप लॉस से आईटीसी का भी फ्यूचर्स बाय करें। हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य 325 का बनता है। तीसरा जो ट्रेड है वो टाटा मोटर्स फ्यूचर्स का है। हमें लग रहा है काफ़ी एक्यूमुलेशन हुआ है बिटवीन द जोन ऑफ 455 टू 462 और स्टॉक में यहाँ से एक
रैली आने की उम्मीद है करीबन 500 to 505। सलाह होगी कि आप 445 के स्टॉप लॉस से इसका भी फ्यूचर बाय करें एंड 500 के लेवल के यहाँ पर आप अपना पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर लें। अमित, ठीक है, तो ये स्टॉक्स आप कह रहे हैं ट्रेड में लिए, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी और टाटा मोटर्स। आपने इनफैक्ट एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी दी है, वो क्या रहेगी? देखिए, हमने एक बुलिश पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी दी है जिसमें कि आपको 10,100 का जो निफ्टी का पुट ऑप्शन है वो आपको बेचना है और साइमल्टेनियसली 9,900 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। इस स्ट्रैटेजी में आपको टोटल प्रीमियम मिलेगा करीबन 143 रुपीज़ का। आपको स्टॉप लॉस रखना है 200 रुपया ऑन अ क्लोजिंग बेसिस और हमें लग रहा है कि जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा ये स्प्रेड घट के 30 रुपये रह जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। इस स्ट्रैटेजी में जो टोटल रिस्क है वो अराउंड 57 पॉइंट्स की है और बाजार ऊपर जाता है तो आपको 113 पॉइंट्स इसमें फायदा होगा। तो ये दमदार स्ट्रैटेजी, बुलिश पुट स्प्रेड, जहां पर आप 10,100 का पुट बेच रहे हैं और 9,900 का पुट खरीद रहे हैं। तो 10,100 की तरफ अगर बाजार जाता है तो ईदर वेज आपको फायदा हाथ में मिलेगा। तो ये फिलहाल है इस समय की और निफ्टी स्ट्रैटेजी ऑप्शंस के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और अमित हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए, आज के बाजार पर और इनफिक्स पर अपनी राय देने के लिए। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे प्रकाश गाबा और ऑफकोर्स आपका साथ देंगी प्रियंका संभा। तेजी के बाद सुस्ती के मूड में बाजार, निफ्टी 9,900 के करीब, निजी बैंक, ऑयल एंड गैस और सीमेंट शेयरों में हल्की खरीदारी। आवाज की खबर पर मुहर, एचपीसीएल में सरकारी हिस्सा खरीदेगी ओएनजीसी, 28,000 करोड़ में होगा सौदा, एचपीसीएल बनी रहेगी लिस्टेड कंपनी। आवाज की एक और खबर पर मुहर, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेगा पूरा देश, भारत नेट फेज 2 में 1.5 लाख गांवों तक पहुंचेगा इंटरनेट, प्राइवेट कंपनियां भी होंगी शामिल। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे अनुमान के मुताबिक मुनाफा थोड़ा कम, लेकिन एनआईएम बेहतर और एनपीए में कोई बढ़त नहीं। अब विप्रो और बजाज ऑटो के नतीजों का इंतजार। आज शाम आएंगे दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे, जीआरएम बढ़ने की उम्मीद, कल होने वाली एजीएम पर रहेगी सबकी नजर। और आज देश को मिलेगा नया राष्ट्रपति। अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी वोटों की गिनती, शाम 4 बजे तक नाम का ऐलान होने की उम्मीद। तो बाजार में जो हमने शुरुआती बढ़त देखी थी उसको इरेज किया बाजार ने, लेकिन अब वापस पॉजिटिव टेरिटरी में सेंसेक्स और निफ्टी, हरे निशान में सेंसेक्स 35 अंकों की बढ़त है, लेकिन हाँ 32,000 के नीचे आ चुका है, 31,991 के लेवल्स यहाँ पर। निफ्टी 9,907 पर 7 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार। मिड कैप में 20 अंकों की बढ़त है, लेकिन बैंक निफ्टी आज के आउट परफॉर्मर्स हैं, 126 अंकों की बढ़त, 0.5% से ज्यादा की मजबूती बैंक निफ्टी में और दिख रहे हैं आज बिल्कुल मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस को फेवर कर रहा है, 953 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, 764 शेयर है जहां आपको फिलहाल दबाव दिखेगा। और बढ़ने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, अंबुजा सीमेंट और कोल इंडिया जैसे काउंटर्स हैं। दबाव आज बाजार को उठाना पड़ रहा है टाटा स्टील से, टाटा स्टील गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। भारतीय इंफ्राटेल में भी अभी फिलहाल दबाव, एशियन पेंट और हीरो मोटो के साथ साथ इन्फोसिस में भी गिरावट। और रोज की तरह आपके शेयरों पर फटाफट सलाह देने के लिए और बाजार में मुनाफे की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, निफ्टी 9,906 पर क्या करेंगे आप, क्या सलाह रहेगी? सबसे पहले आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू प्रकाश जी। पर निफ्टी तो अब तक ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। पिछले दिनों हमने जो हाई दिखा था 9930 उसको नच कर सकता है। जो ओरिजिनल टेक्निकल टारगेट था 9,969 वो अब भी बरकरार है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हाँ, डिप्स मिल सकते हैं, लेकिन डिप्स एक बाइंग का मौका रहेगा ऐसा लग रहा है। 9880 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं निफ्टी में।
और आज काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का प्रकाश है, 0.5% ऊपर है बैंक निफ्टी। सुबह से ही हम देख रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम बरकरार है। बैंक निफ्टी में और तेजी हम देखेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल भी मैंने एक टारगेट बताया था 24,300 से 24,400, वो आज बरकरार है। मुझे लगता है आज वो अचीव कर सकता है। तो टारगेट बैंक निफ्टी में है। इसमें भी अगर डिप्स मिलती हैं तो 24,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन जाता है। आज एक एक्सपायरी का मौका है वीकली, लेकिन मुझे लगता है कि अपसाइड ऑन है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का असर निफ्टी में ज़रूर दिखाई देगा। बिल्कुल, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की, और अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारी घड़ी भागने वाली है और आपको आपके स्टॉक्स पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश काबा। जामनगर से प्रदीप सिन्हा का सवाल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 500 शेयर हैं, 150 रुपए की खरीद रही है, 45 रुपए 10 पैसे पर शेयर मुनाफा मिल रहा है। होल्ड करना चाहिए, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है 230 का टारगेट नजर आ रहा है। इतना अच्छा आप वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि फ्रेश बाय सिग्नल अभी जनरेट हुए हैं। रायगढ़ से चंपालाल जैन जी, रिलायंस पावर पर आपकी सलाह चाहते हैं, 500 शेयर होल्ड करते हैं, 44 रुपए 26 पैसे की खरीद रही है। नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए। 48 to 50 ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दिल्ली से समीर का सवाल, सन फार्मा 792 शेयर, 100 रुपए की खरीद। 100 रुपए की खरीद, वेल ये तो होल्ड ही करना चाहिए। मुझे लगता है फार्मा क्षेत्र बॉटम आउट हो चुका, अब इससे ज्यादा गिरावट नजर नहीं आता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है सन फार्मा। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है और होल्ड ही कीजिए सन फार्मा। कानपुर से रमेश का सवाल, शिल्पा मेडिकेयर 3000 शेयर है इनके पास, 20 रुपए की इनकी खरीद रही है। बहुत अच्छा मुनाफा, ये मुनाफा तो बुक करेंगे कि नहीं शिल्पा मेडिकेयर में? देखिए 660 रुपए पर शेयर मुनाफे पर बैठे में 20 रुपए में खरीदा है। नहीं, यहाँ पर भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसका अप ट्रेंड शिल्पा मेडिकेयर में अब तक स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। इनफैक्ट अब सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। ये अब साइडवेज जो ना, ये कंसोलिडेशन है। फ्रेश अपू यहाँ पर फिर शुरू होगा, फिर एक टारगेट अच्छा मिल सकता है। मुझे लगता है ये 1000 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। हाँ, इनको स्टॉप लगाना है, टाइट स्टॉप जो 600 का है। अगर थोड़ा डीप स्टॉप लगाना है तो 400 का होना चाहिए। काफ़ी डीप है, 200 रुपए का, लेकिन वो इतना ज़रूरी है क्यों तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। इनकी कॉस्ट बहुत कम है, इनको होल्ड ही करना चाहिए। बिल्कुल, और इसको लॉक इन करने के लिए जो मुनाफा हो रहा है 600 या 400 के स्टॉप लॉस का ख्याल रखिएगा। चिराग पाठक अहमदाबाद से, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी 50 शेयर, 921 रुपए की इनकी खरीद रही है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 850 का, टारगेट 9000 के करीब जाने की कोशिश करेगा। होल्ड। कोलकाता से सुधीर नंदी, पाई इंडस्ट्रीज 250 शेयर हैं, 822 रुपए में इन्होंने खरीदा है। पाई इंडस्ट्रीज, वेल मुझे लगता है 822 में ये नुकसान में है। इनको नुकसान बुक करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेड सिग्नल सेल आ गया है, तो एग्जिट। ओके, सो 49 रुपए पर शेयर जो आपको नुकसान हो रहा है उसे बुक ही कीजिए। अहमदाबाद से संदीप, जेपी एसोसिएट होल्ड करते हैं, 500 शेयर, 22 रुपए 90 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका अपमूव मिलेगा। 30 का एक टारगेट नजर आ रहा है इनको, लेकिन स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए 18 रुपए का। होल्ड कीजिए स्टॉप के साथ। शत्रुपा सेन, दिल्ली से, सिंटेक्स के 400 शेयर हैं, 33 रुपए 80 पैसे की इनकी खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है इसका टारगेट कुछ 45 नजर आता है। नासिक से शीतल गायकवाड़, भेल BHEL 500 शेयर, 138 रुपए 10 पैसे की खरीद है। स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसका टारगेट 150 नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में, लेकिन मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है 140 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो होल्ड कीजिए। हो सकता है फिर आगे टारगेट 160 भी बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म के लिए लगता है कि यहाँ से बाउंस अच्छी जगह से हुआ है। अगला स्टॉक हिंडाल्को, रायपुर से विनीत चावरा जानना चाहते हैं कि हिंडाल्को के 100 शेयर हैं, 207 रुपए 50 पैसे की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, कंसोलिडेशन हुआ है और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। अपसाइड 230 के नजर आते हैं। होल्ड। नोएडा से JS अरोड़ा, IRB इंफ्रा 50 शेयर, 237 रुपए की खरीद। वेल 237 होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो इनका जो कॉस्ट प्राइस के इर्द गिर्द होता है वहां पर निकल सकते हैं। लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, 210 का एक स्टॉप लगाइए। खारघर से किरण, एमटेक ऑटो 800 शेयर, 54 रुपए की खरीद है।
एग्जिट कर लीजिए, नुकसान बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्ट्रक्चर में से वीकनेस है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अजमेर से राधे श्याम यूनाइटेड स्पिरिट्स 40 शेयर 3,130 रुपए की खरीद रही है। नुकसान मोटा 394 रुपए 15 पैसे पर शेयर नुकसान हो रहा है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। थोड़ी डिप्स भी आएंगे, घबराइएगा मत। डिप्स एक एडवांटेज बनता है खरीदने के लिए। टारगेट जो 3,200 के करीब है, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। गाजीपुर से मोहम्मद इकबाल जानना चाहते हैं स्पाइस जेट में क्या करें। 100 शेयर हैं, 102 रुपए में इन्होंने खरीदा है। सबसे पहले स्टॉप लगाइए 110 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए। अब मूव ऑन है 125 126 का ये जोन है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल साइडवेज जोन पर है। और इसी के साथ स्टॉक फटाफट की घड़ी यहीं थमती है। लेकिन प्रकाश जी, अब वही वक्त होता है जब हम जानते हैं कि आपके वो स्टॉक्स कौन से हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, आपके रडार में हैं। कौन से स्टॉक्स बताएंगे? IDFC मुझे स्टॉक अच्छा लगता है, इसका स्टॉप होना चाहिए 58। अपसाइड जो टारगेट है 62 के। IDFC ठीक ही नजर आता है यहाँ पर, अप मूव मिलेगा यहाँ पर। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है मुझे वो है टाटा स्पॉन्ज। यहाँ पर भी एक अच्छा बेस बना हुआ है। टारगेट ऑन द अपसाइड 860 के है, स्टॉप होना चाहिए 820 टाटा स्पॉन्ज। तो 2 पिक्स प्रकाश जी की आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। टाटा स्पॉन्ज में खरीद की सलाह दे रहे हैं और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है प्रकाश जी को वो है IDFC का। यहाँ पर भी खरीद की सलाह। स्टॉप लॉस 58, टारगेट 62 का देख रहे हैं। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद वो तमाम सवाल जो स्टॉक से जुड़े आप हमें भेजते हैं उनको हम शामिल करेंगे। प्रकाश जी आपको बताएंगे क्या हो आपकी स्ट्रैटेजी। और अगर आप ये शो देख रहे हैं और आपको लग रहा है स्टॉक पे सवाल पूछा जाए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, जरूर भेजिए अपने सवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सेंसेक्स फिलहाल हरे निशान में 40 अंकों की बढ़त। सेंसेक्स में, निफ्टी में भी 10 अंकों की बढ़त के साथ हो रहा है कारोबार। और अब समझते हैं इस बाजार में आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। मेरे साथ कमल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते कमल जी, बहुत स्वागत है आपका सौदा आपका में। बताइए कौन से शेयर हैं जिस पर आप सलाह चाहते हैं प्रकाश काबा की? मैम नमस्कार, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद कमल जी। मैम एक मेरे पास में, हाँ मैम, हाँ आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं है। आपको मेरे पास में एक त्रिवेणी इंजीनियर है, 379 शेयर है, 88.52 के रेट पे जी। और एक उषा मार्टिन है मैम, आपको इसमें नुकसान भी हो रहा है। उषा मार्टिन किस भाव पर लिया, कितने शेयर है? मैम त्रिवेणी इंजीनियर उषा मार्टिन के 750 शेयर है जी। मैं देख सकती हूँ 22 रुपए 60 पैसे की खरीद रही। चलिए ये दोनों स्टॉक प्रकाश जी के सामने रखते हैं। तो कमल जी होल्ड करते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग और साथ में उषा मार्टिन। दोनों में इन्हें फिलहाल अभी नुकसान ही हो रहा है, मामूली नुकसान नजर आ रहा है। लेकिन आप इन दोनों को टेक्निकल चार्ट पर कैसे देख रहे हैं प्रकाश जी? त्रिवेणी इंजीनियरिंग मुझे लगता है अप मूव मिलेगा। टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 90 का है, वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं जब भी मौका मिले। लगता है कि यहाँ से एक अप मूव की जो जगह अच्छी है और आज का बार है वो भी अच्छा है। रही बात उषा मार्टिन की, यहाँ का चार्ट ठीक ही नज़र आ रहा है मुझे और लगता है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से 20 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। वक्त लगेगा, शायद एक लेवल करीब अराउंड 25 का हो सकता है, 25 से 30 वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके तो फिलहाल होल्ड की सलाह, कुछ बेहतर टारगेट्स का इंतजार जरूर करें कमल जी इसमें। अगला सवाल पूछने के लिए मुंबई से हेमंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते हेमंत जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास, किस क्वांटिटी में है? भारत फाइनेंशियल के 130 शेयर है 773 में जी। और आपका नजरिया लंबी अवधि का है या शॉर्ट टर्म का नजरिया है? शॉर्ट टाइम के लिए मैडम। ओके चलिए आपका सवाल रखते हैं प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी अभी इन्हें मामूली मुनाफा जरूर दे रहा है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है, तो आप किस पॉइंट पर कहेंगे इन्हें एग्जिट लेना चाहिए? अब लिया है तो थोड़ा और रुक जाएं, मुझे लगता है अच्छा मूव मिलेगा। 900 का टारगेट भी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करेंगे तो। अब इनको तो फोर्स नहीं कर सकते। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो सबसे पहले इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 770 का, फिर 800 और 820 के इर्द गिर्द निकल से आएंगे।
ओके, सो 800 और 820 के टारगेट्स के लिए पर आप निकल सकते हैं, लेकिन हाँ प्रकाश जी ये भी कह रहे हैं लंबी अवधि तक रुकेंगे तो 900 के टारगेट्स देखना है वो। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ प्रकाश गाबा बने हुए आपकी मदद करने के लिए। पुणे से रॉय से बात करते हैं। रॉय जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा पास हमारा राजा बैटरी है 908 परचेसिंग प्राइस। आई कैन होल्ड सम टाइम, नो प्रॉब्लम, बट इट इज नाउ कमिंग डाउन। व्हाट टू डू मैडम? ओके चलिए, तो रॉय जी की चिंता कितनी जायज है। 71 रुपए 20 पैसे पर शेयर नुकसान बैठे हुए, और इस नुकसान में किसी को भी टेंशन हो सकती है। प्रकाश जी क्या कहेंगे, अमर राजा बैटरीज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रॉय की? वेल डिफिकल्ट है, अब ऐसी जगह पर है यहाँ से एक बाउंस भी हो सकता है और यहाँ से क्रैक भी हो सकता है, इसलिए सबसे पहले उनको स्टॉप लगाना चाहिए 790 का और होल्ड करना चाहिए। और यहाँ से अगर बाउंस होगा तो एक 960 का लेवल मिलेगा इनको। यहाँ पर ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन एक स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है ऐसी जगह पर भी, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए एक उम्मीद कर सकते हैं कि बाउंस मिले, तो इसलिए स्टॉप ज़रूर लगाइए प्रोटेक्ट करने का। ओके, और ये स्टॉप होना चाहिए अमर राजा में 790 का, और आप अभी होल्ड कीजिए अमर राजा को। सूरत से प्रफुल्ल जवेरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते प्रफुल्ल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो जी प्रफुल्ल जी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। अपने स्टॉक्स के नाम बताइए। मेरे पास 2000 वास्कॉन इंजीनियरिंग है 56 रुपया 20 पैसे के भाव का, और 4000 है पीटीसी फाइनेंस 42 रुपया 20 पैसे के भाव का। तो उसमें आगे क्या करेंगे? ओके, वास्कॉन में भी नुकसान 17 रुपए 80 पैसे का, पीटीसी में भी नुकसान हो रहा है। कोई और स्टॉक? ईपीसी, श्रीराम ईपीसी। ओके, श्रीराम ईपीसी, ये कितने किस भाव पर लिया आपने? 26 रुपया 40 पैसे में 4000। ओके, सो इतनी क्वांटिटी में है तो शॉर्ट टर्म का ही नजरिया है यहाँ पर। प्रकाश जी पीटीसी पूछ रहे हैं, वास्कॉन इंजीनियरिंग पूछ रहे हैं, श्रीराम ईपीसी इनकी जो खरीद का भाव रहा है उससे भी स्टॉक नीचे ही है, 26 रुपए के आसपास खरीद की है, और श्रीराम ईपीसी से ही नीचे है। तो इन तीनों स्टॉक्स के बारे में टेक्निकल सलाह क्या होगी? वेल पीटीसी की बात करें तो आप थोड़ा वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल्स में पीटीसी में सपोर्ट है। इसमें एडवांटेज लेकर अगर आप मूव मिलता है तो 43 के निकल सकते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर वीक है पीटीसी फाइनेंशियल का। रही बात वेस्कॉन की, वेल यहाँ पर एक होल्ड कर सकते हैं, इनको एक स्टॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 36 का। इनकी कॉस्ट काफ़ी हाई है, 50 के मौका मिले तो वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लगता है कि वहाँ जाएगा क्योंकि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है और स्ट्रेच हो चुका है, ज़्यादा गिरावट वेस्कॉन इंजीनियरिंग में नज़र नहीं आ रही। और तीसरी श्रीराम ईपीसी एक दूसरा स्टॉक है इनके पास, इसमें बहुत लो वॉल्यूम स्टॉक है, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती, मौका मिले तो यहाँ से भी निकल जाना चाहिए। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हमारे दर्शकों की मदद की। और अगर आप भी चाहते कि प्रकाश जी बताएं कि आपको अपने स्टॉक्स में क्या करना है, तो हमारे व्हाट्सएप में अपने सवाल भेजते रहिए। सौदा आपका भी दीजिए मुझे भी यहीं पर इजाजत, आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन लेकर आएंगी मुग्धा मिश्रा कमोडिटी राउंड अप में।